अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमें डिस्कस करना है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहरज मॉडल ऑफ एटम। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट लेड टू बोहरज मॉडल ऑफ एटम? सो देयर आर मेनली टू डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से बोहरज मॉडल ऑफ एटम आया। सो टू मेन डेवलपमेंट्स that led to the formulation of Bohr's model of atom। यानी दो डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से बोहरज मॉडल ऑफ एटम आया। तो पहली जो डेवलपमेंट थी, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मीन्स क्या नेचर? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations have wave nature as well as particle nature। ये पॉइंट याद रखो। यानी पहली जो डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से बोहरज मॉडल ऑफ एटम फॉर्म हुआ, सो पहली डेवलपमेंट क्या थी? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका ड्यूअल नेचर होता है। व्हाट ड्यूअल नेचर मीन्स? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका ड्यूअल नेचर होता है। दूसरे जो डेवलपमेंट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन दो डेवलपमेंट्स की वजह से बोहर ने बोहरज मॉडल ऑफ एटम दिया। तो इन दो पॉइंट्स को पहले नोट करो, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या नेचर है? ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पहले हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या खाली बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है इससे हमें पता चलता है कि दिस थिंग गिव्स अस द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल। This theory was given by Maxwell in 1870। और इस थ्योरी को कन्फर्म किया है हर्ट्ज ने एंड confirmed by हेनरिच हर्ट्ज। तो इस थ्योरी से हमें पता चलता है जिसे जो मैक्सवेल ने दी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर है। अब देखो वो क्या बोलता है। ये जो मैक्सवेल है ये कहता है कि व्हेनेवर अ चार्जड पार्टिकल मूव्स इन अंडर एक्सेलरेशन, अगर ये चार्जड पार्टिकल है और इस चार्जड पार्टिकल में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये जो चार्जड पार्टिकल है ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां तक आया समझ में? तो पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल
when a charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced, and these fields transmit as electromagnetic waves और रेडिएशंस। आया समझ में? तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई चार्जड पार्टिकल होगा एक्सेलरेटेड मोशन में, ये चार्जड पार्टिकल क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसमिट होगा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन सनलाइट, लाइट। इसका मतलब है ये जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? अब कुछ पॉइंट्स याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, लाइट इज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बोला? ये बोला है मैक्सवेल ने फर्स्ट टाइम। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट याद रखो, अगर ये कोई चार्जड पार्टिकल है, दिस चार्जड पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक आया समझ में? और ये जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन मीन लाइट। इसका मतलब है ये जो लाइट है, लाइट में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आया? दूसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये चार्जड पार्टिकल मूव होता है, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। यानी अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेन में, ये प्लेन है कौन सा? XY प्लेन। अगर इस XY प्लेन में ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो YZ प्लेन में यानी इस वाले प्लेन में, देखो XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, XY प्लेन में यानी इस वाले प्लेन, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। अगर इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये जो यहां पर XZ प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो ऑसिलेट करेगा इसको परपेंडिकुलर। आया समझ में? और जहां से ये ट्रांसमिट होंगे वहां से भी क्या ये ऑसिलेट करेंगे? परपेंडिकुलर। यहां तक आया समझ में? यानी द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। यहां तक आया समझ में? यानी ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जब ये चार्जड पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, और जहां से ये मूव करते हैं उस डायरेक्शन में भी ये क्या करते हैं? ये परपेंडिकुलर मोशन दिखाते हैं। यहां तक आया समझ में? तो लिखो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by oscillating charge
oscillating charged particle, the electric and magnetic field produced by oscillating charged particle are perpendicular, charged particle oscillate perpendicular to each other as well as perpendicular to the path of transmission और प्रोग्रेशन। आया समझ में? यानी ये चार्जड पार्टिकल है, जब ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे करेगा ऑसिलेट इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहां से रेडिएशंस निकलेंगी। वो रेडिएशंस क्या होती है? वो होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। यहां तक आया समझ में? सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगा ऑसिलेट, ऐसे करेगा ऑसिलेट, फिर इस एक्सजेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड करेगा ऐसे ऑसिलेट। आया समझ में? यानी ऐसे। आया समझ में? या आया समझ में? मैं समझाऊंगा इसको। इसका मतलब है सपोज यहां पर दो प्लेन्स है, ये दो प्लेन्स है, यहां पर यह है एक्स वाई प्लेन और यह है वाई जेड प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड करता है ऑसिलेट, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसके नीचे जाता है। फिर इस वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड करता है ऑसिलेट, यानी दोनों प्लेन्स है ना परपेंडिकुलर, तो ये जो दोनों फील्ड्स है ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ऑसिलेट परपेंडिकुलर, और जहां से ये मूव होंगे वहां पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? अच्छा, यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। पहला क्या, दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको कोई मीडियम जरूरत नहीं लगता है फॉर द ट्रांसमिशन, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। आया समझ में? और ये बात याद रखो कि देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब एक ऑसिलेटिंग चार्ज ऑसिलेट करेगा और वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करेंगे और जहां से मूव करेंगे वहां से भी परपेंडिकुलर मूवमेंट दिखाएंगे। आया समझ में? और एक पॉइंट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। तो और एक पॉइंट याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं देयर आर लॉट ऑफ मनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ की एक वेवलेंथ है, कुछ की दूसरी वेवलेंथ है, कुछ की और एक वेवलेंथ है, या कुछ की कुछ फ्रीक्वेंसी है, किसी की और फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, और ये जो सारी वेवलेंथ्स या सारी फ्रीक्वेंसी होती है ये एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लिखो ये पॉइंट, देयर आर many types of electromagnetic waves
with different wavelengths and frequency। आया समझ में? यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई ना, वो बहुत सारे टाइप्स की हैं और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। आया समझ में? और उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई उनमें बहुत सारे टाइप्स हैं, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जब हम उनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो वो क्या बनाते हैं? एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। चलो ये पॉइंट नए से लिखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ different electromagnetic waves or radiations, electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of frequency or wavelength is called spectrum, electromagnetic स्पेक्ट्रम। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई जब एक चार्जड पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। इनमें डिफरेंट क्या होता है? वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। समझ आया? वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, तब वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां तक आया समझ में? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है शॉर्ट में, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। R means radio waves, M means microwaves, I means infrared radiations, infrared waves, VS means visible waves or radiations, U means ultraviolet, X means X-rays, G means gamma rays, and C means cosmic rays और वेव्स। यहां तक आया समझ में? देखो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ इससे कम है, इसकी वेवलेंथ उससे कम है, फिर बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा कम है। यानी इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दिस अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आया समझ में? यह आया समझ में? यानी पॉइंट्स याद रखो, जब एक चार्जड पार्टिकल ऑसिलेट करता है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक आया समझ में? इस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस बोलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था? ये जो लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है।
दूसरा पॉइंट हमने ये बोला था कि ये जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ये करता है ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। तीसरा पॉइंट हमने ये बोला था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको कोई मीडियम जरूरत नहीं लगता है फॉर देयर ट्रांसमिशन और प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये बहुत सारे टाइप्स की है, और ये जो बहुत सारे टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आया समझ में? इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इससे कम वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, इससे कम वेवलेंथ है, कम 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 और सबसे कम। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है और सबसे ज्यादा है। यानी दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। यानी जब हम यहां से यहां जाते हैं, जब हम यहां से यहां जाते हैं तो लैम्डा वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज। आया समझ में? यानी दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इनकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। फिर क्या होगी? फिर कम होगी। आया समझ में? तो यहां से यहां तक वेवलेंथ ज्यादा, ज्यादा, फिर कम होने लगी। आया समझ में? और फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ज्यादा। यहां तक आया समझ में? तो ये नोट करो। Characteristics of electromagnetic waves. Characteristics of electromagnetic waves. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी देखो, स्पीड। स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट इज डिनोटेड बाय सी। स्पीड क्या होता है? कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। आया समझ में? सो डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड और 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। यहां तक आया समझ में? तो c इज इक्वल टू दैट इज c इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इन 1 सेकंड और पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x एंड टाइम t, तो इट इज यूनिट इज मीटर पर सेकंड, यूनिट मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, c is equal to distance by time, c is equal to x by t and unit is meter per second, and speed of electromagnetic waves is 3 × 10⁸ meter per second, or c is equal to 3 × 10⁻10 centimeter per second, or c is equal to 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यहां तक नोट करो। और एक पॉइंट, वेवलेंथ।
वेवलेंथ। देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, साइनोसाइडल वेव है। तो ऐसे होता है, देखो ये वेव जनरेट होती है, ऐसे होती है, इट इज अ साइन वेव। आया समझ में? जब ये वेव जनरेट होती है ना, सो दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रफ। आया समझ में? ये है ना क्रस्ट और ये है ना क्रस्ट, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। या दो ट्रफ्स के दरमियान जितनी डिस्टेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड wavelength. So distance between two consecutive crusts is called wavelength, or distance between two consecutive troughs is called wavelength. तो लिखो distance between two consecutive crusts or troughs is called wavelength, is called wavelength. It is denoted by lambda. Its unit is मीटर, ये याद रखो। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आती है, या नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं या एंगस्ट्रम में होता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रम, ये याद रखो। x नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू x एंगस्ट्रम, ये पॉइंट याद रखो। x नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू x एंगस्ट्रम, रिमेंबर दिस। अगर हमारे पास 1 नैनोमीटर होगा, सो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। इसी तरह अगर हमारे पास 10 नैनोमीटर होगा, तो 10 नैनोमीटर हमारे पास कितने एंगस्ट्रम होगा? 100 एंगस्ट्रम होगा, ये याद रखो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, बट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है ये बहुत कम होती है, या नैनोमीटर में होती है या एंगस्ट्रम में होती है। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। x नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू x एंगस्ट्रम। ये नोट करो सारा जल्दी। देखो और एक पॉइंट याद रखो, और एक पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। देखो जब यहां से वेव जनरेट हुई, ये हाफ साइकिल है, और ये हाफ साइकिल किसी टाइम के बाद यहां पहुंचा, ये हाफ साइकिल है, और यहां से और एक हाफ साइकिल आया। दिस इज 1 हाफ साइकिल, दिस इज अनदर हाफ साइकिल, ये बनाना फुल साइकिल। देखो वेव ऑरिजिन से जनरेट हुई, जब ये जनरेट हुई तो पहला हाफ साइकिल आया, ये हाफ साइकिल फिर इधर जाएगा ना, तब तक और एक हाफ साइकिल आएगा। दिस हाफ साइकिल प्लस दिस हाफ साइकिल इज इक्वल टू फुल साइकिल। ये फुल साइकिल कभी इसी पॉइंट से होगा ना पास, या किसी और पॉइंट से जो हम कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट कंसिडर करो, ये एक साइकिल इस पॉइंट से कभी पास होगा ना, होगा कि नहीं? यानी देखो जब वेव जनरेट हुई, तो हाफ साइकिल बना पहले, फिर ये हाफ साइकिल इस साइड गया, यानी ट्रफ बना, क्रस्ट को क्या बना? ट्रफ। तब तक और क्रस्ट हुआ ना जनरेट, फिर वो और क्रस्ट इधर जाएगा, उसको ट्रफ बनेगा। यानी पहले हाफ बना तो बना ट्रफ, और दूसरा हाफ बना तो बना क्रस्ट। दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल, हुआ ना फुल साइकिल। ये फुल साइकिल इस पॉइंट से पास होगा ना, ऐसे। आया समझ में? तो इस पॉइंट से कितने साइकिल्स पास होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इस पॉइंट से कितने साइकिल पास होंगे 1 सेकंड में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखो द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट
in 1 second is called frequency। आया समझ में? देखो वेव जनरेट हुई, पहला हाफ साइकिल बना, ये क्रस्ट बना, फिर यही क्रस्ट क्या बना कुछ टाइम बाद ट्रफ, फिर यहां से और एक क्रस्ट हुआ जनरेट। दिस हाफ साइकिल प्लस दिस हाफ साइकिल इज कॉल्ड फुल साइकिल। ये फुल साइकिल यहां से पास होगा ना, कभी ये यहां से पास होगा या किसी और पॉइंट से पास होगा। अब हम ये पॉइंट करेंगे कंसिडर, इस पॉइंट से कितने साइकिल्स पास हुए 1 सेकंड में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस पॉइंट से 1 सेकंड में बहुत ज्यादा साइकिल्स पास हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। अगर कुछ किसी टाइम में नंबर ऑफ साइकिल्स इस पॉइंट से 1 सेकंड में कम साइकिल्स पास हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। अगर फुल साइकिल्स इस पॉइंट से 1 सेकंड में ज्यादा साइकिल्स पास हुए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर 1 सेकंड में इस पॉइंट से ज्यादा साइकिल्स पास हुए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर इस पॉइंट में 1 सेकंड में कम साइकिल्स पास हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। आया समझ में? तो इसका मतलब है अगर 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स पास ज्यादा हुए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर उसी 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स कम पास हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो वी कैन से अनदर पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर हमने टाइम पीरियड लिया था 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में यहां से ज्यादा साइकिल पास हुए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर 1 सेकंड में कम साइकिल्स पास हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। तो इट इज यूनिट इज सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, HZ। सेकंड इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड हर्ट्ज। यहां तक आया समझ में? ये नोट करो, यहां तक नोट करो। आया समझ में? यह आया समझ में? अब देखो यहां पर लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 रेज पावर 6 हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 रेज पावर 9 हर्ट्ज। ये पॉइंट्स याद रखो। हर्ट्ज के बदले आप सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। आया समझ में? हमने डिस्कस की स्पीड, हमने डिस्कस किया था क्या? वेवलेंथ। और वेवलेंथ में हमने क्या बोला था? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफेस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम डिस्टेंस यानी अब हम स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन देखेंगे। तो आपको पता है रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन सी, लैम्डा एंड न्यू। तो देखो सी किसके बराबर है? x/t। वी नो दैट c इज इक्वल टू x/t। यही है ना? है कि नहीं? c इज इक्वल टू x/t। मगर x किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर। तो x इज इक्वल टू लैम्डा, तो c इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई t। यही लिखेंगे ना? आया समझ में? बिकॉज x इज इक्वल टू लैम्डा। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? अब और एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं ना, c इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा। आया समझ में? और 1/t किसके बराबर है? न्यू के बराबर। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन c, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। क्योंकि 1/t किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो 1/t इज इक्वल टू न्यू। यहां तक आया समझ में? आया समझ में?
तो अगर हमें न्यू निकालना होगा, न्यू इज इक्वल टू ये लेमड़ा इधर जाएगा सी बाई लेमड़ा। अगर हमें ये लेमड़ा निकालना होगा और लेमड़ा इज इक्वल टू ये न्यू जाएगा नीचे सी बाई न्यू। तो ये इक्वेशंस याद रखो, सी इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा, अगर लेमड़ा निकालना है तो न्यू नीचे जाएगा, सो लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। अगर न्यू निकालना होगा तो लेमड़ा नीचे जाएगा, सो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। अगर हमें लेमड़ा निकालना है सी बाई न्यू, तो यही है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा और लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ये लेमड़ा इधर, न्यू इधर, यहाँ तक लिखा, ये नोट डाउन करो। देखो सी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स ऑफ ट्रफ, सो एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा, सो सी बाई लेमड़ा, यानी सी इज इक्वल टू लेमड़ा बाई टी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बाई टी इंटू लेमड़ा, लेमड़ा 1 सा लेमड़ा, यही आएगा ना, सो 1 बाई टी इज इक्वल टू न्यू, तो सी इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा। अगर हमें न्यू निकालना होगा तो लेमड़ा जाएगा नीचे, सो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। अगर हमें न्यू निकालना होगा तो लेमड़ा जाएगा नीचे, अगर हमें लेमड़ा निकालना होगा तो न्यू जाएगा नीचे। आया समझ में? ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो। और एक पॉइंट देखो, वेव नंबर, वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। अब देखो समझो इस पॉइंट को, सपोज यहां से यहां तक है 1 सेंटीमीटर, सपोज इट इज 1 सेंटीमीटर, हम सपोज करेंगे। अब देखो ये वेव जनरेट हुई, आया समझ में? 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स है? ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। आया समझ में? 1 सेंटीमीटर में खाली 2 वेव्स है, ये एक वेव है, एक साइकिल, ये एक साइकिल है। अब और एक पॉइंट देखो, अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स है? 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव। आया समझ में? पहले 1 सेंटीमीटर में 2 वेव्स थी, अब 1 सेंटीमीटर में 4 वेव्स है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। आया समझ में? अब समझो चीजों को, देखो जब 1 सेंटीमीटर में 2 वेव्स थी तो वेव लेंथ थी ना इतना। आया समझ में? ये एक वेव थी, ये एक वेव थी, तो वेव लेंथ इतनी थी। अब जब 1 सेंटीमीटर में 4 वेव्स हैं तो वेव लेंथ इतनी है। आया समझ में? तो जब नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगी तो वेव लेंथ क्या होगी? कम होगी। देखो पहले 1 सेंटीमीटर में 2 ही वेव्स थी, वेव लेंथ थी इतनी। अब 1 सेंटीमीटर में 4 वेव्स है तो वेव लेंथ है इतनी। जब 10-15 वेव्स आई तो वेव लेंथ होगी ना और 160। तो इसका मतलब है जितना वेव नंबर इंक्रीज होता है तो वेव लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। देखो वेव नंबर 2 था, वेव लेंथ इतनी थी, अब वेव नंबर 4 है, वेव लेंथ इतनी है। अब वेव नंबर 10 होगा, वेव लेंथ और कम होगी। तो वी कैन से देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन वेव नंबर एंड लैम्डा। सो वी कैन से और रेसिप्रोकल ऑफ wavelength, reciprocal of wavelength, that is nu bar is equal to 1 by lambda। आया समझ में? अगर लैम्डा का हम लेंगे मीटर यूनिट तो ये बनेगा मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, इट इज यूनिट इज मीटर इनवर्स और समटाइम्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये पॉइंट याद रखो। यहां तक आया समझ में? अब देखो यहां से यहां तक है ना हाइट, और यहां से यहां तक है ना डेप्थ। द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये याद रखो, एम्पलीट्यूड ए हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ
इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहां तक सारा समझ आया? ये सारा समझ आया? इसको नोट करो। क्या है? C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू, और न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। ये पॉइंट इसे याद रखो। अब न्यूमेरिकल करते हैं। 2021 का न्यूमेरिकल, ये नीट में आया है क्वेश्चन। एन AIR स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, एन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz, 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation transmitted चलो करो ये क्वेश्चन जल्दी। टू 2021 नीट में आया है। देखो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेवलेंथ निकालनी है। तो इक्वेशन लगी C बाई न्यू, तो लेमडा इज इक्वल टू सोल्यूशन C बाई न्यू। अच्छा C तो ऑलरेडी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना 1368 किलो हर्ट्ज, मगर ये किस में होना चाहिए? हर्ट्ज में। तो 1368 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। आया समझ में? ये भी है ना 10⁻³ और ये बनेगा 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। यही बनेगा ना ये। देखो यहाँ पर पॉइंट तो मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर और एक पॉइंट तो मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर और एक 10 मल्टीप्लाई और 10, तो वो बनेगा बेस दर सेम पावर सार एडिट, तो बनेगा ना 10⁻6। यहाँ तक आया समझ में? देखो 1368 ये है ना बराबर 1.368 इंटू 1000, तो 1000 इंटू 1.368 ये इसी के बराबर आएगा ना। 1000 किसके बराबर है? 10⁻³ ये बनेगा ना 1.368 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ बेस दर सेम पावर सार एडिट, ये बनेगा ना 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये है। अच्छा C किसके बराबर है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो लेमडा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ये और ये क्या आएगा? कैंसल, ये जाएगा ऊपर, ये और ये काट, यहाँ से बचेगा 10⁻²। सो लेमडा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.368 इंटू 10⁻²। अब इसको क्या करो? इसको यहाँ से क्या करो? डिवाइड करो, ये और ये डिवाइड करो। सो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 0.0
ये निकलेगा 2.1929 इंटू 10⁻²। यहाँ तक आया समझ में? तो लेमड़ा इज इक्वल टू 219.29 मीटर, तो नियरली इक्वल टू 219.3 मीटर। ये है आंसर। करो जल्दी। यहाँ तक आया समझ में? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। देखो लेमड़ा निकालना है, सी बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, न्यू बराबर है 1.368 × 10⁶ हर्ट्ज, वही आना 1368 किलो हर्ट्ज। तो ये और ये कैंसल, यहाँ ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10⁻⁶ बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, वो बनेगा 10⁻²। यहाँ और यहाँ ये करो रेशो, ये निकलेगा 2.1929 इंटू 10⁻² मीन्स 100, ये निकलेगा बराबर 219.29, तो ये नियरली आएगा 3, तो 219.3 मीटर। ये क्वेश्चन आया था नीट में। Question: calculate the wave number of a radiation with the wavelength of 5800 एंगस्ट्रम। करो जल्दी, आपको वेव नंबर निकालना है दिस। देखो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, लेमड़ा किसके बराबर है? सो न्यू बार इज इक्वल टू 1/5800 एंगस्ट्रम। आपको पता है ना 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो आप क्या करोगे 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? अब देखो, लिसन केयरफुली, यानी ये 10⁻⁻10 क्या जाएगा ऊपर, ये क्या बनेगा +10। सो न्यू बार इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ और यहाँ रेशो आएगा, ये जाएगा ना +10, तो जब इसको रेशो आएगा ये बनेगा 10⁻10 मीटर। अब इसका रेशो निकालो 1/5800 रेशो निकालो जल्दी। तो यहाँ से लास्ट में आंसर आएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1.724 इंटू 10⁻6, ये मीटर जाएगा ऊपर, ये बनेगा मीटर इनवर्स। तो दिस इज आंसर। यहाँ तक सारा समझ आया? यहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ तक नोट डाउन सारा करो, लेक्चर को दोबारा रिवाइज करो एंड शेयर करो।